सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, है ना। जनसंचार माध्यमों के लिए हम जो क्या क्या लेखन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन सृजनात्मक लेखन की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें माध्यम विशेष की मांग तथा उसके पाठक, श्रोता अथवा दर्शक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन बहुत सी सुविधाओं में किया जा सकता है। जनसंचार की कुछ प्रमुख विधाएं इस प्रकार है। वो क्या क्या है देखते हैं। जनसंचार माध्यम में हम क्या क्या देखते पढ़ते हैं, है ना, वो देखते हैं। तो जनसंचार माध्यम में समाचार रिपोर्ट, साक्षात्कार, वार्ता, वृत्तचित्र, फीचर, परिचर्चा, नाटक, धारावाहिक, लेख, विज्ञापन, कहानी, आलेख, इतना सब जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन कार्य है, ये लेखन है ना। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम समाचार लेखन की चर्चा करते हुए, जिसकी समाचार लेखन, है ना, करते हुए इसके अंतर्गत संपादकीय लेखन एवं रिपोर्ट लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। समाचार अर्थ एवं परिभाषा। समाचार क्या है वो देखेंगे, उसका अर्थ और परिभाषा वगैरह। हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ का पर्याय है। न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं, कौन कौन से, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। कौन कौन से न्यूज़ में कौन कौन से लेटर है, उसका फुल नेम क्या है। नॉर्थ में एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, साउथ से एस से साउथ, है ना। तो ये सभी के नामों का, है ना, जो चार दिशाओं हैं, है ना, उसके नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। उत्सुक मतलब इच्छुक, है ना। उत्साह रहता है जानने के लिए, ललक। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिसमें हम कल तक अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब अज्ञान थे या नहीं जानते थे, है ना। जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए समाचार है ना। मतलब जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, है ना, वो हमारे लिए समाचार है। तात्कालिकता, है ना, तात्कालिकता एवं नवीनता समाचार का महत्वपूर्ण गुण है। क्या चीज़? तात्कालिकता मतलब ये, भाई हम अभी हमको पता चलेगा या अभी कोई घटना हो रही है तो उसको हम अभी जानेंगे, तो ये तात्कालिकता एवं नवीनता, नयापन जो है वो समाचार का महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित, सही और पक्षपात रहित, है ना, मतलब किसी का पक्ष न लेते हुए विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। समाचार की परिभाषा देते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है, हर घटना समाचार नहीं है, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक हित हो। कमोबेश मतलब उसमें कम ज़्यादा जो जो भी है उसमें, है ना, उसको सार्वजनिक हित के लिए हो, वही समाचार है। अस्पताल में लोग भर्ती होते रहते हैं, अच्छे होते रहते हैं और कुछ मरते भी हैं, लेकिन यह समाचार नहीं है। परंतु यदि कोई मरीज इसलिए मर जाए कि अस्पताल पहुंचने पर कोई उसे देखने वाला नहीं था, या डॉक्टर की गैर हाजिरी में उसका गलत इलाज कर दिया,
गलत इलाज कर दिया गया, नर्स ने एक मरीज की दवा दूसरे को दे दी, या ऑपरेशन करते समय कोई औजार पेट में ही रह गया और पेट सील दिया गया, तो ये सब समाचार हो सकता है। जो चीज़ें सामान्य हैं वो समाचार नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं। कुछ उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो जाए या कुछ नयापन हो जाए, इस तरह की चीज़ें होंगे तब उसको समाचार बोलेंगे। चलिए समाचार लेखन देखते हैं अब। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार लेखन देखते हैं। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है, स्पेशल कला है, आर्ट है ना। समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। समाचार सूचनात्मक, सूचना दे रहती है उसमें, है ना। और क्या होती है, तथ्यात्मक, सत्यता, है ना, क्योंकि इनका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इसकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। समाचार लेखन क्या है, समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। प्राथमिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों की सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अच्छा समाचार स्वयं में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता एवं संक्षिप्तता की विशेषताओं के साथ साथ क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, है ना, संबंधी उत्तर भी लिए हुए होता है। पत्रकारिता की भाषा में ये छह ककार किसी भी अच्छे समाचार के नितांत आवश्यक तत्व है। ध्यान में रखना कि ककार क्या है, ऐसा करके पूछा जाता है ना, तो ध्यान में रखना ये ककार, क करके जो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, है ना, इस तरह की जो जितना भी जो प्रश्न है ना, उससे संबंधित, उसे संबंध करके उस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रख कर जो समाचार छापने का ये नितांत आवश्यक तत्व है ये, है ना, और इसी को बोलते हैं ककार, है ना। पत्रकारिता की भाषा में इसे ककार कहते हैं इसको, जो कि समाचार पत्रकारिता के लिए बहुत ही जरूरी है। नितांत मतलब बहुत ही आवश्यक, है ना। समाचारों का क्षेत्र अत्यंत विविधपूर्ण होता है, विविधता पूर्ण होता है ना, इसलिए समाचार लेखन के अंतर्गत सभी भिन्नताओं में एकरूपता लाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। समाचार पत्र, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि समाचार संचार के माध्यम है ना। अब इसमें जो समाचार है वो हम किस में देखते हैं, समाचार पत्र में देखते हैं, आकाशवाणी रेडियो, है ना, तथा दूरदर्शन, दूरदर्शन टीवी, तो आदि संचार समाचार संचार के ये माध्यम है, मतलब उसके द्वारा हमको समाचार, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग अलग है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में, समाचार पत्र में, आकाशवाणी में और दूरदर्शन में हमको समाचार प्राप्त होता है, लेकिन ये तीनों का जो समाचार लिखने की जो शैली है ना, या उसका जो ढंग है वो अलग अलग होता है। यदि एक मुद्रित माध्यम है तो दूसरा श्रव्य और तीसरा दृश्य श्रव्य, ठीक है। इसमें मुद्रित मतलब जो छपा हुआ कौन सा है, समाचार पत्र, है ना, न्यूज़पेपर। और श्रव्य, श्रव्य अर्थात रेडियो, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। और तीसरा दृश्य श्रव्य, तो ये टीवी हो जाएगा, टेलीविज़न, है ना। तो ये अलग अलग माध्यमों के लिए समाचार लेखन का स्वरूप भी बदल जाता है।
और प्रस्तुति का स्वरूप भी माध्यम के बदलने पर बदलता है। ठीक है, और जो माध्यम है उसके अनुसार उसकी जो प्रस्तुति है वो भी बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समाचार लेखन के प्रकार, है ना। अब समाचार लेखन के प्रकार किस प्रकार से क्या क्या है वो देखते हैं। समाचार सामान्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, पहला विलोम स्तुपी पद्धति, ठीक है, और दूसरा ऊर्ध्वधर ऊर्ध्व स्तुपी पद्धति। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसको ध्यान में ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर विलोम स्तुपी, जो पहला जो ट्रायंगल जैसे हमको दिख रहा है उसमें जो दिख रहा है वो क्या है, विलोम स्तूपी पद्धति है। और दूसरा है ऊर्ध्व स्तूपी। ठीक है, दोनों में लगभग वही चीज है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक थे, मतलब किन कारणों से हुआ, ये चीज है। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है ना। महत्वपूर्ण कारक कौन से थे, मतलब उल्टा हो गया ये, एक एक दूसरे के भी ये विपरीत है समझ लो, है ना। फिर उसके बाद कहाँ हुआ, है ना, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं यहाँ। और क्या हुआ सबसे ऊपर में है, उसके बाद कहाँ हुआ, ये ऐसा करके है। तो ये मतलब एक दूसरे के, एक उल्टा है एक सीधा है, ऐसा हम समझ ले सकते हैं, है ना। तो विलोम स्तूपी और ऊर्ध्व स्तूपी, इस स्तूप के आकार का होने के कारण इसको स्तूपी कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए विलोम स्तूपी पद्धति, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है। ठीक है, चरमोत्कर्ष जो है वो सबसे शुरू में ही दे दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। ऊर्ध्वधर स्तूपी, वहीं हम देखते हैं ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में प्रायः समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। चूँकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को, ब्यौरा मतलब पूरा डिटेल, डिस्क्रिप्शन, है ना, पूरा जो डिटेल है ब्यौरा को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। चलिए आगे देखते हैं। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, समाचार लेखन के महत्व बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं। समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, समाचार प्राप्त करने के बाद उसको इकट्ठा करने के बाद उसको तथ्यों का संकलन चेक किया जाता है, सही है कि नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है ना। फिर तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। ठीक है, जानकारी मिल गई तो उसको क्रम से क्रमबद्ध करना, ये एक दूसरा कार्य हो गया। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो फ्रंट पेज में हमको सब प्रकार की जो प्रमुख खबरें हैं वो दिखाई देता है। फिर एक पेज में हमको अ, व्यापार जगत से रिलेटेड रहता है, एक में राजनीति रहता है, एक में टेक्नोलॉजी के से संबंधित रहता है, एक में शिक्षा से संबंधित, एक में लोगों के मन के विचार जो है वो देखने को मिलता है। फिर एक एक पेज जो है स्पोर्ट का रहता है ना। तो इस तरह की अलग अलग पेज में अलग अलग खबरें होती है ना।
तो इसी प्रकार उसको योजनाबद्ध व्यवस्थित जो किया जाता है उसी बात को बताया जा रहा है ना। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है, ठीक है, उसको उस पेज के हिसाब से जैसे बंटवारा हो गया उसका, है ना, उसको व्यवस्थित कर लिया, फिर उसका शीर्षक दिया जाता है, हेडिंग दिया जाता है कि ये समाचार है तो इसका शीर्षक क्या होगा, इस तरह की चीजें है ना। शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है, शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है ना, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इस तरह की चीजें, कहाँ की खबर है, इस तरह की बात, जो बातें वो शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख उसमें होता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद आमुख लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब ये क्या है, कैसा है, ये उसमें लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है, समाचार का फिर पूरा, उसके बाद उसके नीचे डिटेल लिखा जाता है कि जो भी खबर है उसको लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेप किया जाता है, और लिखे हुए जो है वो उसको जांच करके पुनः उसको उसको छोटा करके लिखा जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है, और सबसे अंत में उसको क्या किया जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। समाचार लेखन के विभिन्न चरण अब देखते हैं, है ना। शीर्षक, समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। सबसे पहले समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का संकेत उल्लेख रहना चाहिए। मतलब वो बात क्या है ना, उसका संकेत उल्लेख होना चाहिए हमको, मतलब सरसरी तौर पर पता चल जानी चाहिए ये इस इसमें इस तरह की खबरें होंगी, है ना। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। शीर्षक कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार का जो शीर्षक है वो कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। फिर दूसरा, शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाना चाहिए, है ना। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। शीर्षक शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। ये देखिए, जैसे शीर्षक के जो उदाहरण हैं ये अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे भारत से संबंधित, फिर गुड हेल्थ, फिर दुनिया, नई खोज, ऐसा करके अलग अलग जो पेज होते हैं, है ना, अलग अलग पेज है, समझ लो, भारत, गुड हेल्थ, दुनिया, नई खोज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, है ना। तो इसमें देखिए, भारत में हम देखते हैं कैमरून की नज़र मार्केट पर, है ना, नीतीश के करीबी पर मर्डर केस, नीतीश के करीबी पर मर्डर केस, कावेरी विवाद पर अहम फैसला, ऑनर किलिंग के खिलाफ आप, ऑनर ऑनर किलिंग के खिलाफ हैं आप, है ना। हरियाणा में शराब हुई महंगी। फिर आगे गुड हेल्थ के अंतर्गत देखते हैं पीपल्स होने की वजह, पिंपल्स, पिंपल्स है, पीपल्स नहीं, पिंपल, जो चेहरे में जो दाग जैसे हो जाता है ना, पिंपल्स होने की वजह, हेल्दी स्किन के लिए ये करें, फिट रहने के लिए रखें ख्याल, खर्राटे, चेक कराएं हड्डियां, है ना, इस तरह की जो शीर्षक है। चलिए, तो दिल्ली वालों को हेल्थ का गिफ्ट, इस तरह के हेडिंग होते हैं, है ना। दुनिया में देखिए फर्नीचर खा गया है बच्चा, ठीक है, फर्नीचर खा जाता है बच्चा,
ये दुनिया की खबर है, दुनिया में कहीं किसी दूसरे देश की बात होगी, है ना। चीन आधे कपड़ों में दौड़ाया। चीन आधे कपड़ों में दौड़ाया, किसको दौड़ाया, क्या दौड़ाया, वो हमको इंटरेस्ट जगाएगा, है ना। भारतीय दल पहुंचा मालदीव। फिर यूएस में गोलीबारी, 3 की मौत। 2 जुड़वा बिल्कुल एक जैसे। फिर नई खोज में देखते हैं, उसमें उस पेज में सुरक्षित गुजरा उल्का पिंड। पेन बचाएगा गलत लिखने से। मंगल, ये जिंदगी का सबूत। अपने आप साफ होंगे कपड़े। बोन कैंसर इलाज नहीं। इस तरह की ये क्या है, ये सभी उदाहरण जो है नवभारत टाइम्स 20 फरवरी 2013 के अंक के सभागार उद्धृत है, मतलब वहां से लिया गया है इसको। ठीक है, ये उस दिन का ये हेडिंग है ये। चलिए आगे देखते हैं। स्रोत, अब समाचार लेखन में ये स्रोत, ये स्रोत है ना। स्रोत क्या है वो देखते हैं। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए। शीर्षक के पश्चात समाचार लिखने में शीर्षक देने के बाद स्रोत लिखना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, है ना। समाचार प्रदाता प्रदाता एजेंसियां, मत व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार ब्यूरो, है ना। ये क्या चीज़ है, ये स्रोत कि हमको किससे मिला है। ठीक है, ये जो समाचार है वो हमको किससे मिला है, ये हेडिंग के जस्ट नीचे ही रहता है ना। कहाँ से मिला है ये समाचार, वो बताने के लिए ये स्रोत का हम लिखते हैं हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, या फिर हमारे समाचार प्रदाता एजेंसी के द्वारा, या फिर व्यक्तिगत जो संवाददाता है ना, उसके द्वारा हमको ये जानकारी मिली है करके, या ये समाचार मिला है करके। समाचार ब्यूरो, है ना, जो समाचार जो ब्यूरो है ना, उससे प्राप्त हुआ है। ये सभी जो है स्रोत के अंतर्गत स्थान व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। ठीक है, स्रोत के साथ और क्या क्या हमको बताना चाहिए, स्थान बताना चाहिए और व्यक्ति दोनों का उल्लेख, दोनों का ही उल्लेख होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आमुख, आमुख में देखते हैं। आमुख को मुखड़ा या इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। आमुख को क्या क्या कहते हैं, मुखड़ा, इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है ना। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न, क्या, कहाँ, कब का परिचय दिया जाता है। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। आमुख में घटना क्या है तथा विशिष्ट कथन क्या था बताया जाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आमुख सारगर्भित, संक्षिप्त तथा ठोस होना चाहिए। समीक्षकों के अनुसार आमुख 30 से 35 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये शब्द आमुख को व्यवस्थित तथा यथार्थपरक बना देते हैं। अव्यवस्थित अव्यवस्थित तथा अयथार्थपरक, ठीक है, बना देते हैं। हेराल्ड इन्वेंस के अनुसार समाचार के भीतर छिपे किसी संकेत शब्द को ही आमुख का आधार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम थोड़ा देखते हैं आमुख के उदाहरण। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग और परिवहन सेवाएं ठप। ठीक है, तो ये एक हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद उसमें थोड़ा से उसका संक्षिप्त जानकारी देंगे। ठीक है, ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों की ओर से आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के पहले
दिन देश भर में बैंकिंग एवं परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है ना। उसके बाद उसके बाकी जो विवरण है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। किस ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, उससे क्या लाभ है, क्या फायदा है उनका, और क्या कहना है, ये सभी बातें विवरण नीचे लिखा रहेगा, है ना। तो ये जैसे आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हो, है ना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में संदर्भ में क्या लिखते हो, सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है, जो ये जो कविता है या गद्यांश पद्यांश है, वो कहाँ से, किस चैप्टर से लिया गया है और उसके कवि कौन है। तो ये समझ लो कि ये एक हेडिंग हो गया, ठीक है। फिर उस संदर्भ उस गद्य या पद्य का जो संदर्भ लिखते हो, प्रसंग लिखते हो, प्रसंग, ठीक है, प्रसंग लिखते हो तो उसका संक्षिप्त जानकारी देते हो, मतलब इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, कवि इस चीज़ों का वर्णन कर रहा है, ऐसा करके संक्षिप्त रूप में हम बता देते हैं। तो ठीक वहीं पर ये समझ लीजिए, जो हेडिंग है वो संदर्भ है, और ये जो इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो और आमुख जो बोला जा रहा है ना, इसको समझ लिए कि ये प्रसंग है। प्रसंग है मतलब ये किस इसमें थोड़ा से अंदर में संक्षिप्त जानकारी हमको मिल जाएगा इसमें, है ना। तो ये और बाकी उदाहरण है, गृह मंत्री शिंदे को मांगनी ही होगी माफी सुषमा स्वराज, है ना। ऐसा, ये ऐसा लिखने का मतलब क्या है, सुषमा स्वराज ऐसा बोल रही है, ठीक है, गृह मंत्री शिंदे को मांगनी ही होगी माफी, ये सुषमा स्वराज बोल रही है ना। भाजपा ने कहा, फिर उसके नीचे जो है, भाजपा ने कहा है कि संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को हिंदू आतंकवाद के बारे में अपने शब्दों को वापस लेना होगा और माफी मांगनी होगी, है ना। ये जो है हिंदू आतंकवाद के बारे में जो कुछ भी स्टेटमेंट या कुछ भी बोला रहा होगा, है ना, तो उसी के बारे में बोले हैं, बोली है सुषमा स्वराज। तो इस तरह से ये बाकी दो चार और है ना। तो आमुख इसको कहा जाएगा जिसको हम सरसरी तौर पर उसके बारे में हमको पता चल जाए जो समाचार में क्या है। चलिए आगे देखते हैं, बॉडी या कलेवर, ठीक है। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग जिसे बॉडी या समाचार का कलेवर कहा जाता है, हम इसको बोल सकते हैं व्याख्या, ठीक है। डिटेल जो लिखते हैं, है ना, हम इसको बोल सकते हैं व्याख्या। इसमें सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। समाचार की बॉडी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो देखते हैं। इसमें घटना क्रमशः वर्णित होनी चाहिए, जो भी घटनाएं घटित हो रही है या घटा हुआ है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, एक के बाद एक वर्णन किया जाना चाहिए। इसमें आमुख से अलग तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, आमुख में जो बातें लिखी है वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए, है ना। संपूर्ण समाचार का विवरण एक स्थान पर आ जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी समाचार है उसका पूरा विवरण जो है वो एक स्थान पर आ जाना चाहिए। अब देखते हैं संक्षेप, संक्षेप, है ना। अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए, और अंत में फिर से संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए। इसके लिए इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्या क्या बातें ध्यान में रखना होता है, समाचार संक्षेपण करते हुए केवल मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब बातों को रखना चाहिए, अनावश्यक विवरण विवरण संक्षेप में नहीं आने चाहिए। समाचार संक्षेप में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, समाचार जो संक्षेप हो रहा है उसमें किसी बात को बार बार या किसी शब्द का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, पुनरुक्ति मतलब फिर से उसका दोबारा उपयोग। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होना चाहिए,
और समाचार के ये जो संक्षेपण है उसमें नकारात्मक वाक्य भी नहीं होने चाहिए। फिर समाचार के निष्कर्ष में, समाचार के निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखन की अपनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंत में जो समाचार के निष्कर्ष के रूप में, समाचार के जो निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखन की, लेखक समाचार लिखने वाला जो है उसकी अपनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे समाचार पत्रों के उदाहरण आदि को, कल देखेंगे।